अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण की पहली क्लास रहेगी। रिवीजन क्लास चल रही है आपके सभी एग्जाम के लिए। बाकी सभी क्लासेज आपके टाइम टू टाइम चल रही हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परिवार और समाज की जो पहला चैप्टर है, प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए रिवीजन हो जाता है एक बार फिर से। आप सभी के क्लासेज वाइज चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सिलेक्शन पाना, एग्जाम को फतह करना सुनिश्चित करेंगे। पहला प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान देखिएगा। ये आज का टॉपिक है परिवार एवं समाज। यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृवंशी, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, कौन सा परिवार कहलाता है? तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं ऐसा परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष पर होती है पितृसत्तात्मक होता है, और माता पर होती है तो मातृसत्तात्मक कहला जाता है। जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो एकल परिवार कहला जाता है, और माता पिता, दादा दादी, बुआ ताई सब हो वह संयुक्त परिवार कहला जाता है। तो ये इस टॉपिक से 1 नंबर का आएगा, ये आपको ध्यान देना है। टोटल हम 20 क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं और आपको 1 नंबर कन्फर्म करेंगे इस टॉपिक से। अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पर है कि वेस्टमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? बहुविवाह, बहुप्रति विवाह, बहुपत्नी विवाह या एकल विवाह या एक विवाह। तो प्रसिद्ध मानव विज्ञानी जॉर्ज पीटर मार्डोक माने जाते हैं। इनके अनुसार देखा जाए प्रारंभिक और आदिम परिवार मुख्य रूप से केंद्रीय अथवा मूल परिवार होता है। क्या होता है? केंद्रीय और मूल परिवार होता है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या होता है? एक विवाह। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रारंभिक मतलब होता है एक विवाह, मूल परिवार माना जाता है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? सामूहिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन या तलाक। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है संस्था की। अगर आपने अभी तक भी टॉपर नोट्स नहीं लिया है तो आपको आज ही व्हाट्सएप मैसेज कर देना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, टीम आपको सारा डिटेल फॉरवर्ड कर देगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए और नोट्स प्राप्त करिए। ये नोट्स आपकी 15 से 20% तैयारी को और मजबूत कर देगी। तो परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? तो कहीं नहीं, पारिवारिक विघटन या पारिवारिक टूटन, 2 चीज़ें आती। तो यहाँ पे सामूहिक ना होगा, यहाँ पे क्या होगा? पारिवारिक विघटन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था। सारे क्वेश्चन को समझना है प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स का, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है। मिताक्षरा के नियम के अनुसार, दैभाग के नियम के अनुसार, प्रवर के नियम के अनुसार या सपिंड के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार जन्मजात होता है? ये एक नियम है, रूल्स है, इसे हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं। तो किस नियम के तहत है? तो ये नियम कहलाता है मिताक्षरा का नियम। क्या कहलाएगा? मिताक्षरा कानून। अर्थात हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों में लागू है। जन्म से ही परिवार के सभी सदस्य बेटे बेटियों का पैतृक संपत्ति के समान अधिकार होता है। पिता या परिवार का मुखिया इसे अपनी मर्जी से बेच या किसी एक सदस्य को नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें हर सदस्य का हिस्सा जन्मजात होता है। अगर कोई व्यक्ति इस परिवार में जन्म लिया है तो उसका हिस्सा जन्मजात माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? समाजवाद, व्यक्तिवाद, ग्रामीणवाद, नगरीवाद। संयुक्त परिवार के लिए कायम रखने के लिए उत्तरदायी हो, सभी लोग बताइए।
संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी कौन हो सकता है? आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप बेहतर अच्छे तरीके से समझते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीणवाद इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है, बेफिक्र होकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की। ये भी कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, आपके लिए संभावित प्रश्न है। मनु के अनुसार मतानुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? पिशाच, ब्रह्म, गंधर्व, राक्षस। मनु के मतानुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम माना गया है? तो मनु के अनुसार ब्रह्म विवाह जो है सर्वोत्तम माना गया है। कौन सा माना गया है? ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म विवाह, फिर इसके बाद गंधर्व विवाह, फिर इसके बाद राक्षस विवाह। यह बलपूर्वक होता है। गंधर्व में क्या होता है? वर वधु की आपसी सहमति होता है, जिससे प्रेम को हम गंधर्व विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? कन्या के पिता द्वारा सुयोग वेदों के ज्ञाता और अच्छे चरित्र वर को आमंत्रित करके अपनी पुत्री को वस्त्र आभूषण को सजाकर कन्यादान करते हैं। सबसे पवित्र आदर्श विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह, जिसे माता पिता या पेरेंट्स के मर्जी के अनुसार। गंधर्व विवाह वह होता है, प्रेम विवाह होता है। राक्षस विवाह, जिसे बलपूर्वक युद्ध जीत कर कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाए। पिशाच विवाह क्या होता है? सबसे अधम विवाह होता है। सोई हुई नशे में धुत, मानसिक रूप से विचित्र अवस्था में कन्या के छल या जबरदस्ती करके संबंध बनाया जाए, उसे हम पिशाच विवाह कहते हैं। तो मनु के मतानुसार सर्वोत्तम ब्रह्म विवाह इज द राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। विशेष विवाह अधिनियम 1950, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, आर्य विवाह अधिनियम 1936। तो जिस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता हो, वह अधिनियम कौन सा है? वह अधिनियम है 1955, 1955 इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट हो, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न है, जो कई बार रिपीट हुआ है, रीट एग्जाम में भी यह प्रश्न आया हुआ है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 8, 11, 1997। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पहले पारित हुआ। ठीक है, इसके बाद 1929 में पारित किया गया। इसके प्रयोजक हरविलास शारदा के नाम से शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट आपने पढ़ा होगा। इसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध नियम आया 2006 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2006 या 1929 आए, तो इसमें भी कर दीजिए। इसको शारदा नियम, शारदा एक्ट के संबंधित जाना जाता है। तो दोनों चीज़ों को अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। और बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन किस प्रकार का है? सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो मेरे शिक्षक बंधु, मेरे ज्ञानी सर्वव्याख्याता, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये एकल परिवार का उदाहरण होता है। और एकल परिवार का उदाहरण है, अर्थात आप सब लोग समझ गए होंगे कि सही दिया गया है कि नहीं दिया गया है। सभी लोग बताइए। देखिए, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। एकल परिवार भी होता है, संयुक्त परिवार भी होता है। तो परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए बी ऑप्शन को हम चयन करेंगे। सीटेट में आया हुआ प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है अंधविश्वास, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य या रूढ़बद्ध धारणा? सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए भी संभावित प्रश्न हो सकता है। तो महिलाओं का पुरुषों की तुलना में शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होना एक रूढ़बद्ध धारणा है, जिसे हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं। अब रूढ़बद्ध, अंधविश्वास दोनों ऑप्शन जब आ जाए, तब आप लोग क्या करेंगे?
जब दोनों ऑप्शन आए तो हमें एक ही करना है, रूढ़बद्ध वाला। अगर रूढ़बद्ध वाला नहीं आता तब आपको अंधविश्वास पे जाना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में लड़के लड़कियों की विवाह की योग्य न्यूनतम आयु, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न, रीट में, सी टेट में, MP टेट में 2011 में शायद आया हुआ प्रश्न था। तो भारत में लड़के लड़के विवाह की, देखिए पहले लड़का दिया गया है तो लड़का होता है 21 वर्ष, बाद में लड़की है तो 18 करना। अक्सर कभी लड़की दे दिया जाए तो 18 वर्ष पहले वाला करना है। ये गलतियाँ अक्सर जल्दबाजी में हो जाता है। कहते हैं ना, अत्यधिक उत्सुकता जो है कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। तो उत्सुकता दिखाना नहीं, प्रश्न को समझना है कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये एक सन वाले जरूर आते हैं, अधिनियम पढ़ लेना मेरे प्यारे मित्र, अधिनियम पढ़ना है। और ये अधिनियम 1986 है। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित और विनियमित करने वाले बाल श्रम निषेध अधिनियम, चाइल्ड लेबर 1986। इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाएगा। इसके तहत बच्चों को खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रिया को काम करने के पूरी तरह प्रतिबंध किया जाएगा। इसके बाद 2016 में इसका संशोधन भी हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, इससे भी पूछा जा सकता है। 2016 में संशोधन हुआ, बाल श्रम निषेध विनियम संशोधन अधिनियम 2016। इस नए संशोधन में 14 से 18 वर्ष के किशोरों के खतरनाक कार्यों को रोजगार पर भी रोक लगा दी गई। पहले 14 वर्ष तक ही था, लेकिन 2016 में ऐसा रूल्स बनाया गया फिर से कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को भी रोक लगा दी गई। परिवार क्या है? बहुत ही सिंपल साधारण से समझना है। परिवार क्या है, सभी लोग बताइए। तो परिवार एक सामाजिक संस्था में आ जाएगा। परिवार क्या आ जाएगी? परिवार एक सामाजिक संस्था कहला जाएगी। अगला प्रश्न है कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? परिवार, गांव, विद्यालय, कोई नहीं। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, धरती में जन्म लेता है, तो सबसे पहले किसके द्वारा सीखता है? माता पिता के द्वारा। और कहते हैं पहला गुरु बच्चे का माँ ही होती है, माता होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें किसको सही करना है? परिवार। अर्थात सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार को कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए इनमें से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय में बाल मेला का आयोजन करना। तो ये सभी लोग जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, ये क्रिएटिविटी आपने की भी होगी विद्यालय में, अगर आप कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना है, इसके लिए जो सर्वोत्तम प्रयास होगा, प्रयास की बात की जा रही है। तो प्रयास कौन सा हो सकता है कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। स्वस्थ स्पर्धा अपने आप में देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। शब्दों को समझिए और एग्जाम को फतेह कीजिए, यही हमारा मकसद है। क्योंकि जो चीज़ बुक में होती है वो तो A to Z पूछी नहीं जाती है, इसलिए माइंड की मेमोरी में सेव करिए और एग्जाम को फतेह करिए। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बस 4-5 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और रिवीजन को कंप्लीट करते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, कथन कैसा है? देखिए, कभी कभी जब लिंग पक्षपात की बात की जाए, लड़के लड़कियों की तुलना की बात की जाए, तो वहीं कहीं ना कहीं पक्षपात आता है, लैंगिक पूर्वाग्रह की बात आती है। तो लैंगिक से संबंधित आ जाएगा, ये हमें ध्यान देना है। जब पक्षपात आए, तुलना की जाए, तो तुलना यहाँ पर भी की जा रही है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित कर रहा है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। तो अभी हमने बात किया था ना शारदा अधिनियम के साथ, वही शारदा एक्ट अधिनियम है। बाल विवाह की बात आती है, बाल श्रम की बात आती है। तो शारदा एक्ट का संबंध जब भी बात करें तो अपने माइंड की मेमोरी में एक चीज़ हमेशा बैठा लेना है, क्या आता है? बाल विवाह। जी हाँ दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है। कई बार सी टेट में, MP टेट में, रीट में, UP टेट में, कभी सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में कम उम्र में होने वाले विवाह को रोकना है। पहले आपको पता होगा कि पहले विवाह 14 वर्ष लड़के और 18 वर्ष तय की गई थी 1929 में। पहले 14 वर्ष के लड़की के बाद शादी हो जाती थी और लड़कों के 18 वर्ष के बाद। फिर संशोधन आया 1978 में। 1978 में 18 वर्ष फिर 21 वर्ष किया गया। और इस एक्ट को प्रस्तावक प्रमुख समाजक सुधारक हरिविलास शारदा थे और उन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट रखा गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताइए। ये भी आपके रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 11, 8, 97। हो सकता है इन सभी में कुछ आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, लेकिन 1929 आता है। 1929 के बाद मैंने बताया था 2006। 2 सन अपने माइंड की मेमोरी में बैठा लेना है, सॉरी 29 यहाँ पे करना है, 1929, ठीक है। 1929 और 2006, 2 चीज़ों को आपको बैठा लेना मेमोरी में, और 2 चीज़ों को बैठा लीजिए, 1 नंबर पक्का करिए। चलिए बढ़ते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, या सुरक्षा, बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो आप सभी लोग बताइए कौन सी विशेषता परिवार की नहीं होगी? सभी लोग बताना है, और प्रत्येक ब्रदर सिस्टर को कमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम को फ़तेह करना है, और एग्ज़ाम को फ़तेह करना है तो आपका कमेंट अनिवार्य है। और आपका कमेंट है कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, उसको हम विशेषता परिवार की नहीं मानते। परिवार की विशेषता हम उसे मानते हैं जो कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, तभी तो परिवार मानेंगे। वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। 2 प्रकार की विशेषता और 3 विशेषताएं दी गई, 1 नहीं दी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को फीडबैक करना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? महात्मा गांधी, अरस्तु, क्रो एवं मकाइवर। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह प्रसिद्ध आपके प्राचीन यूनानी ग्रीक दार्शनिक है, उनको अरस्तु जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यह विचार दिया था कि जो मनुष्य समाज के बिना रहता है वह देवता होता है या फिर एक पशु होता है। ये किसका कहना है? अरस्तु का कहना है। तो ये रहे 20 क्वेश्चंस। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। रिवीजन कर रहे हैं, सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर एमसीक्यूज हो, बेहतर तैयारी हो सके। नोट्स पाइए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और तैयारी 101% करिए। अपने माता पिता के सपने को साकार करिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद।